नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एयरक्राफ्ट एक्ट से जुड़े हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी, बहुत ही विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ और सीनियर अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी, तो पांडे जी, आपको बहुत ही विस्तार से इस पूरे विषय के बारे में आपको बताने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपनी राय, अपने सवाल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट एक्ट से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो परमानंद पांडे जी आपकी जानकारी को और दुरुस्त करने के लिए सीधे हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा है। कॉल करिए और अपने सवाल पूछिए। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि विमान अधिनियम 1934 का उद्देश्य सर क्या है और ये किन मुख्य विषयों को नियंत्रित करता है सर? देखिए नेहा जी, ये विमान का जो इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, अब उसको बदल दिया गया 2024 में। अब ये भारतीय वायुयान अधिनियम हो गया है और ये 2024 से इसको लागू कर दिया गया। वास्तव में दोनों के उद्देश्य में कोई फर्क नहीं। उद्देश्य उसका यही है कि इसका ठीक ढंग से संचालन हो, इसका नियमन सही ढंग से हो और कहां से कहां इसकी कैसी उड़ान की जा रही है उसकी देखरेख ढंग से होनी चाहिए। ये खास उद्देश्य है। अब ये इसका ये आप समझिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जब से ये अहमदाबाद में 10 जून को एयरक्राफ्ट का एक क्रैश हुआ है, तब से भारत में इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी है। पहले भी होती थी, लेकिन तब जब कोई कहते हैं कि हम लोग वहां आंखें तब खुलती है जब कोई संकट आ जाए। तब स्थिति ये आई कि उस हादसे में 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद भारत सरकार की और पूरी दुनिया की आंख खुली कि नहीं, कोई कानून को सही ढंग से बनाया जाए तो कैसे इसको रेगुलेट किया जाए, कैसे विमानों का संचालन किया जाए इसके बारे में, और इसकी उड़ान भरने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसका उद्देश्य यही है इस एयरक्राफ्ट एक्ट का। एयरक्राफ्ट एक्ट वास्तव में आपको बताएं कि ये 1911 में ही बन गया था, क्योंकि जो ये विमान पहली बार उड़ाया गया था 1902 में, लेकिन 1911 में विमान का एक्ट बना। वो 1934 में आकर के भारत में एक व्यापक एक्ट बनाया गया जो कि अभी तक चल रहा था। 2024 तक उसी एक्ट को लागू किया गया था, लेकिन 2024 में कई चीजों को देख करके इसमें परिवर्तन किया गया। कारण उसका यह है कि बहुत सारी चीजें मानव रहित, जिसको आप कह सकते हैं कि अनमैन्ड जो चीजें हैं, जब ड्रोन्स है, ड्रोन आजकल तो लोग ड्रोन्स कई तरह के चलाने लगे हैं ना, शादी में, विवाह में और ढंग से भी ड्रोन्स, और ड्रोन्स को लेकर के लोगों को भेजते हैं। तो ड्रोन भाई आप देखे होंगे भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें सबसे ज्यादा उपयोग ड्रोन्स का किया गया। ड्रोन्स में वो होता है कि फायदा होता है दोनों देशों का ये कि उसमें आदमी नहीं आते हैं, उसमें चलाने वाले वो मशीनीकरण ही उसका पूरी तरह से कर दिया गया रहता है, तो जिससे मानव का कोई नुकसान नहीं होने पाता है। इसीलिए 2024 के एक्ट में इस चीज का ध्यान दिया गया है कि कैसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को, कैसे एयरक्राफ्ट को इस ढंग से इसको चलाया जाना चाहिए। इसमें मानव रहित एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स हो, इन सारी चीजों को अब इसमें कवर कर लिया गया है। यही खास तौर पर इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 है जो 2024 में अब वो नए नाम से भारतीय विमान नियम अधिनियम हो गया है। जी, इस अधिनियम में विमान की परिभाषा क्या दी गई है सर, और क्या ड्रोन या मानव रहित विमान इसमें शामिल होते हैं? अब देखिए, ये विमान की क्या परिभाषा दी गई है, इसकी खास तो ये है परिभाषा कि जो
आपको है कि जो वायु में चले वो एक तरह का विमान के श्रेणी में आ जाता है। वो जो स्थल पर चलने वाली चीजों को विमान की श्रेणी में नहीं रखते। तो जिसकी एनर्जी, ऐसी मशीन जो वायु में चलती हो, जो ढंग से ऑपरेट होती हो, उसको कहते हैं विमान की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसमें यह है कि अभी जो अधिनियम आया है, पहले भी था उसमें भी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा ड्रोन और मानव रहित विमान जो है, ये अभी 8-10 साल की बात है। तो मानव रहित विमान को भी और ड्रोन को भी उसी की श्रेणी में रखा जाता है जिस श्रेणी में विमान को रखा गया है। आप, ऐसा नहीं है कि जो चाहे हम कल को एक विमान खरीद लें और बिना लाइसेंस लिए हुए उसको चलाने लगे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि विमान को कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। आप विमान उड़ा दें और विमान उड़ाने के बाद कोई रास्ता आप पर चिन्हित न हो, दूसरे विमान से टकरा जाए और दूसरे लोगों का नुकसान होने लगे। इस नाते उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग होती है। उस लाइसेंसिंग के आधार पर ही आप विमान और मानव रहित विमान और ड्रोन को चला सकते हैं। इसीलिए इस अधिनियम के दायरे में मानव रहित विमान और ड्रोन दोनों आते हैं। जैसे कि एक पायलट द्वारा चलाया जाने वाला विमान है, उसी की श्रेणी में ये मानव रहित विमान और ड्रोन भी आते हैं। अब तो हो सकता है शायद ऐसी हुई चीजें आ जाए, तमाम सारी चीजें, जैसे आपने देखा होगा टेस्ला ने गाड़ी बना दिया है कि कार चलने लगी है सड़कों पर, अब उसमें ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं होती है। वो सेंसर करते हैं, इतना एक्स्ट्रा सेंसर उसमें लगा होता है कि कोई भी चीज सामने आ जाए वो गाड़ी रुक जाएगी या हॉर्न दे देगी, कब उसको दाहिने मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है। लेकिन अभी वो स्थिति आने में हमारे यहाँ कुछ समय लगेगा। हालांकि टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा समय कहीं से कहीं पहुंचने में नहीं लगता है। जो आप मोबाइल फोन देख रही हैं, वो 1995-1996 के आसपास भारत में आया था, और अब ये स्थिति आ गई कि घर घर में पहुंच गया है। घर घर की बात तो छोड़ दीजिए, हर घर में हर व्यक्ति के पास हो गया है। तो टेक्नोलॉजी के तेजी से फैलने में समय नहीं लगता है। ये शायद विमान रहित विमान, जो मानव रहित विमान है या ड्रोन है, वो बहुत जल्दी ही इतनी मात्रा में आ जाएंगे, इतनी संख्या में आ जाएंगे जिसकी हमको कल्पना नहीं होगी। क्योंकि आज भी ऐसे लोग होते हैं, देखा होगा आपने कि गाजियाबाद में अभी एक ने शादी किया था, वो ड्रोन से गया था। आदमी कह रहा था कि वो ड्रोन हम उड़ा के और सारा सामान वहां लेके गए थे, और हेलीकॉप्टर भी इसी ढंग से ले जा रहे हैं। तो ये स्थिति आ जाएगी कि इसका उपयोग लोग करते जाएंगे और बढ़ेगा इसका उपयोग दिन प्रतिदिन। जी सर, ये बताइए कि इस अधिनियम के तहत, यानी कि अधिनियम 1934 के तहत विमान संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की क्या शर्तें रहती हैं? देखिए नेहा जी, इसके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की शर्तें तो बहुत जरूरी है। वरना मान लीजिए मेरे पास अकूत पैसा आ गया, मैंने एक विमान खरीद लिया, बनवा लिया, और मैं उसको लेके चलाने लगा, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, न उसकी लाइसेंस है उसके बारे में, तो क्या होगा? वो कहीं किसी समय कभी टकरा जाएगा और मैं कुछ ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसी नाते उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाता है, और रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको ये ध्यान देना पड़ता कि कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कब इसको बनाया गया है, किस कंपनी ने इसको बनाया है, कौन इसका मालिक है, ये सारी चीजें उसमें देना पड़ता है। तब जाकर के उसके बाद उसको लाइसेंस देता है। और लाइसेंस जब तक वो नहीं मिला हुआ है, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तब तक आप उस विमान को चला नहीं सकते। मान लीजिए आजकल एक उदाहरण मान लीजिए, जैसे अंबानी इसका है, तो उनके पास तो बहुत पैसा है, वो टाटा तो विमान कंपनी ही चला रहे थे। वो चाहे कि तो पैसा बना करके और लगा करके और कहें कि देखिए हम विमान चला रहे हैं, हमको रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है और हमको लाइसेंस लेने की क्या जरूरत नहीं। आपको DGCA से उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आपको उसका कंट्रोल। यहाँ तक कि माने जमीन पर चलने वाली कार का भी आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है। तो विमान जो चला रहे हैं उसमें किसी भी समय कहीं भी किस स्थिति में आएगा, आपका मार्ग कैसे निर्धारित होगा,
किस मार्ग से आप जाएंगे, ये सारी चीजें आपको निश्चित करने के लिए लाइसेंस देखना पड़ता है। और लाइसेंस में आपको ये देखना पड़ता है कि आपका कब मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, कौन इसका लाइसेंस चला रहा है, जो व्यक्ति लाइसेंस जिसको मिला हुआ चलाने का, क्या वो उसको पर्याप्त अनुभव है कि नहीं, वो कहाँ ट्रेनिंग लिया है, मेडिकली फिट है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसको देख करके तभी लाइसेंस दिया जाता है, और अन्यथा लाइसेंस नहीं दिया जाता है। ये डीजीसीए के रूल्स में है। जी, ठीक है सर। विमान अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? जी, विमान अधिनियम के अंतर्गत सारे अधिकार वास्तव में केंद्र सरकार के पास ही है। आप राज्यों के पास बहुत कम लिमिटेड पावर्स हैं। विमान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ही कैसे इसको नियंत्रित करेगी, कैसे इसको रेगुलेट करेगी, कैसे इसका संचालन होगा, कौन किसको इसको लाइसेंस दिया जाएगा, कौन से इसके मार्ग होंगे, कब रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारा अधिकार जो है केंद्र सरकार को ही मिला हुआ है। और केंद्र सरकार ही डीजीसीए को मान्यता देती है। डीजीसीए इस चीज को देखता है कि क्या करना है और कैसे नहीं करना। वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ही इस चीज को देखते हैं कि कब किस जमीन को, किस विमान को चलाने का अनुमति दी जाए और किसको नहीं अनुमति दी जाए, कब ये एयरपोर्ट पर कहां से कब ये उतरेंगे और कब इसका संचालन होगा। तो सारी चीजों की देख रेख जो है वो डीजीसीए के मान लीजिए आप हमारा एक एयरपोर्ट मान लीजिए लखनऊ में है या आपको जेवर में बन रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो राज्य सरकार के अधीन आएगा, वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन आएगा। और केंद्र सरकार ही इस चीज को निश्चित करेगी कि आपका जहाज कब चलेगा, कौन सा जहाज किस समय उतरेगा, और जहाज के उतरने या रवाना होने के लिए, लैंडिंग के लिए या इसके टेक ऑफ के लिए टाइम पूरी तरह से वो केंद्र सरकार ही देगा, और उसकी जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल के तहत ही इस दिन का संभावना है। तो ये कहना कि किसी दूसरे राज्य सरकार का कोई अधिकार होगा, वस्तुतः ये उनके पास एक नगण्य अधिकार होता है। केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी, लोकल सुरक्षा की जिम्मेदारी को छोड़ करके शायद विमान अधिनियम के तहत पूरा का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है। सर ये बताइए कि क्या ये अधिनियम सैन्य विमानों पर भी लागू होता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? नेहा जी, आपने बहुत ही उचित समीचीन सवाल उठाया है, बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि क्या ये नियम विमान रहित विमानों पर लागू होता है, जब ड्रोन पर लागू होता है तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि क्या ये सैन्य विमानों पर भी लागू होता है। लेकिन सैन्य विमानों पर ये कानून नहीं लागू होता है। उसका कारण ये है कि ये देश की एकता से जुड़ा हुआ सवाल है। ये इसमें आप इसको अगर लागू कर देंगे और डीजीसीए से उसको नियंत्रण लेना पड़ जाएगा, तो कल को मान लीजिए 1 मिनट के लिए पाकिस्तान से या चीन से या बांग्लादेश या किसी दूसरे देश में हमला हो गया, तो आप जाके परमिशन लेने लगेंगे कि वहां पर हमको हमला हुआ और हम जाकर के इसका मुकाबला करें। इस नाते मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इन सारी चीजों से दूर रखा गया है। उनको इसकी किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। उनको आवश्यकता अनुसार अपनी चीजों को तय करना पड़ता है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है तो बालाकोट में कब स्ट्राइक करना है, पुरी में कब स्ट्राइक करना है, रावलपिंडी में कब स्ट्राइक करना है, लाहौर में या फैसलाबाद में कब स्ट्राइक करना है, ये मिलिट्री के लोग ही निर्धारित करेंगे और वही जाएंगे, उस चीज पे उन्हीं पर निर्णय होगा। इस नाते डीजीसीए का पर या विमान अधिनियम का कोई भी असर उनके ऊपर नहीं आता है और ना वो उसके अंतर्गत काम करते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया। इस सवाल के भाई ये सामान्य तौर पर लोगों के मन में बात उठती है, तो ये इसका सवाल यही है सीधे सीधे एक शब्द में कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता है और ना वो उसके अंतर्गत काम करते हैं। जी सर, इस अधिनियम के तहत अगर हम जांच या निरीक्षण की बात करें तो क्या प्रावधान है और कौन अधिकारी ये कार्य करते हैं? देखिए, जांच और देखरेख जो इसकी जांच की बात होती है, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की जो बात होती है, तो ये अधिकारी तो नियुक्त किए जाते हैं, वो डीजीसीए के तरफ से ही नियुक्त किए जाते हैं और वो उनको जाकर के देखना पड़ता है कि विमान उड़ रहा है तो उसमें पूरा तेल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है।
उसके पूरी तरह से जांच की गई है कि नहीं की गई, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। अगर आप देख रहे हैं और ये जांच जरूरी होता, हर विमान के उड़ने के पहले उसकी जांच जरूरी होती है। उसमें ये देखा जाता है कि क्या ये विमान उड़ने लायक है या नहीं है, और इसमें पूरी तरह से पर्याप्त तेल रखा है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। कोई ऐसी चीज तो उसके साथ नहीं जा रही है जिसको लेकर के कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो इन सारी चीजों को उसमें देखा जाता है और ये उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। जांच करने के बाद ही तभी उसको उड़ने का मौका दिया जाता है, नहीं तो नहीं। इसी नाते तो कई लोग इस चीज को उठा के सवाल उठाते हैं कि भाई देखिए, ये अहमदाबाद में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसमें एक नहीं बहुत सीनियर लोग थे, लंदन जा रहा था और वो 243 लोग तो सवार ही थे उसमें, पूरे लोग तो वो काफी वो सिक्योरिटी चेक से गए होंगे। ये आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ के तुरंत बाद वो 5 मिनट या 7 मिनट के भीतर ही वो ऐसी जगह पर जाके गिर गया जो मेडिकल कॉलेज के कई मेडिकल के छात्र मर गए। तो ये इसमें जांच पूरी तरह से हुई थी कि नहीं थी, ये सारी चीजें अब जांच के बाद पता चलेंगी कि क्या कमी रह गई थी, क्यों ऐसा हुआ कि वो जब विमान उड़ गया। इस नाते सबसे जरूरी चीज होती है, इसकी कंडीशन यह होती है कि जहाज को उड़ने के पहले, विमान को उड़ने के पहले उसकी पूरी तरह से ताकीद की जाए, उसमें पूरी तरह से उसकी जांच की जाए और तफसील से जांच की जाए कि क्या कमी हो सकती है, किस ढंग से कहीं तेल की कमी या कोई और चीज है, कोई पुर्जे तो नहीं न ढीले हैं। ये सारी चीजों की जांच जरूरी होती है और ये काम कराया जाता है ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के माध्यम से। और सर, इस अधिनियम की धारा 5A में किस प्रकार के नियमों का उल्लेख किया गया है? देखिए 5A के अंतर्गत जो नियम है वो इसमें ये देखना पड़ता है कि आप केंद्र सरकार इस चीज को देखती है कि क्या इसका रेगुलेशन ठीक से है कि नहीं है। रेगुलेशन माने 5A के तहत इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर रखा गया है कि वो उस पावर में जाकर के देखे कि ये इसकी पूरी तरह से इसका रेगुलेशन हो गया ना, पूरी कंडीशनैलिटी इसको पूरा करता है कि नहीं, सारी शर्तें उसमें पूरी कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पूरे कर रहे हैं तो उनको पेनल्टी दी जाएगी, उनके ऊपर लगाई जाएगी। उनको यहाँ तक की पेनल्टी की स्थिति है कि उसमें 2 वर्ष की सजा हो सकती है और आजकल की तो स्थिति आ गई है 2024 के नियम के अंदर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है अगर वो पूरी तरह से परिपालन नहीं किया गया। तो ये धारा 5 के तहत ही इस चीज को शामिल किया गया है कि उसमें पेनल्टी और उसमें सजा, जो इम्प्रिजनमेंट, अब तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया, पहले भी 2 साल का इम्प्रिजनमेंट था। तो इम्प्रिजन लेकिन पहले 10 लाख तक का पेनल्टी लगाई जाती थी, अब उसकी जो राशि है वो बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी गई है। ये इसी धारा के अंतर्गत। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को इस विषय से संबंधित जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।